सीरीज ओजुमाकी, उसको मैंने मेरे मेन चैनल एनीएक्स पे डाल दिया है। आप जाके उसका एपिसोड 1 देख सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड के शुरू में हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है। हम फिलीपींस के एक होटल में देखते हैं। वहाँ पे एक फॉरेनर किसी के साथ सोया हुआ है, पर तभी वहाँ पे कोई आता है और आके उसको स्टैप करने लगता है, बार बार स्टैप करने लगता है। वहाँ पे जो लड़की थी वो ये देख के उठती है, पर तभी उसके मुंह के ऊपर रुमाल रख के उसे बेहोश कर दिया जाता है। वहाँ पे जो बंदा उसे बेहोश करता है वो बार बार कहने लगता है, हे बहुत हो चुका है, वो बंदा मर चुका है। पर उसकी बात वो सुन ही नहीं रहा था, वो बार बार उसे स्टैप करते हुए जा रहा था। तभी पीछे से वही बंदा उसे मारते हुए कहता है, मैंने कहा ना बहुत हो चुका है, तुम इतना हाइपर क्यों हो जाते हो जब भी तुम किसी फॉरेनर को किसी लड़की के साथ देखते हो। जाओ यहाँ से, अपने फेस और अपने हाथों को वॉश कर लो, मुझे ऐसे इग्नोर मत करो जोशुआ। और तभी हम जोशुआ को देखते हैं, उसके सारा मुंह खून से भरा हुआ है। जोशुआ नैरेट करता है, ओके मैं भी उसकी तरह नैरेशन करते जाऊंगा और इमेजेस दिखाता जाऊंगा, आप थोड़े से देख लेना और समझ लेना। मेरे पास बहुत सारे अंकल्स थे। हाँ पता है हम लोग रिलेटेड नहीं थे, पर वो लोग ही थे जो कि मेरी फैमिलीज थे, क्योंकि मैं एक ऑर्फन हूँ। टू बी एग्जैक्ट ऐसा नहीं है कि मैं बचपन से ऑर्फन हूँ, मेरे पास जो नहीं था वो था सिर्फ डैड। और ये जो सारे अंकल्स थे ये सारे के सारे मेरे मॉम के दोस्त थे। अगर मैं सच बताऊं तो मुझे पता था शायद कि क्यों वो सब मॉम के पीछे पीछे घूमते थे, क्योंकि शायद मुझे ये भी पता था कि मॉम क्या काम करते थे। उनके पास ज़्यादा कोई चॉइस नहीं थे, क्योंकि मुझे बड़ा जो करना था। मेरी मॉम हमेशा सपना देखती थी लिरिसिस्ट बनने का। तभी हम देखते हैं वो अपनी मॉम की नोटबुक से एक रिसिट को बाहर निकालते हुए कहता है, ये क्या है मॉम, ये चीज़ आप बार बार देखते हैं और इसे अपने नोटबुक में क्यों रखते हैं। पर वो कहती है, ऐसे ही, ये मुझे इंस्पिरेशन देती है। ऐसे ही समय बीतता गया, मैं भी बड़ा हो चुका था, अब मैं काम करने वाला था, क्योंकि मैं भी अपने मॉम को हेल्प करना चाहता था कि उनकी भी जो ड्रीम है वो भी पूरा हो। पर तभी वो पीछे देखता है, उसकी मॉम को हम देखते हैं। वो कहता है, लाइफ हमेशा ऐसे ही काइंड नहीं होता। हाँ वो बाहर से देखने में फाइन लग रही थी, पर अंदर से इंटरनल बहुत सारे इंजरीज हुए थे उनको। ये सब देखने के बाद मुझे पता चल चुका था कि उनके पास अब ज़्यादा समय नहीं है। डेथ बेड में उसकी मॉम उसे वही नोटबुक और उसके पापा के बारे में बताने के लिए राजी हो जाती है। बताती है कि शायद उसके पापा जिंदा होंगे। उसकी नोटबुक में जो रिसिट था वो बाहर निकालने के लिए कहती है, और कहती है उसकी फादर जो कि एक क्लाइंट थे कोरिया से, और उसकी मॉम उसी की वजह से प्रेग्नेंट हुई थी। उस रिसिट में उसका नाम लिखा हुआ था, नाम था पार्क जेडियक। अगर उसकी डैड की कोई चीज़ थी तो बस वो यही थी। जोशुआ नरेट करता है और कहता है, मॉम हमेशा इस रिसिट को देखा करती थी, हर दिन देखा करती थी, जब भी वो लिरिक्स लिखती थी या फिर कुछ भी करती थी। और इसके बाद जो डिटेल्स था एक्सीडेंट का वो रिवील हो चुका था। जो बंदा एक्सीडेंट करवाया था कन्फेस करता है कि ये ओवरसीज से करवाया गया था। और तब मुझे पता चला मेरे डैड कितने ज़्यादा ऑफुल हैं। और तभी मैं पीछे देखता हूँ, मेरी मॉम वो जा चुकी थी। और तब मेरी मरी हुई मॉम की ठंडी हाथों को पकड़ते हुए मैंने एक वादा अपने आप से कर लिया था, मैं मेरे डैड उनसे इसका बदला लेके रहूँगा। और इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया और उसके बाद अपने बॉडी में उनका नाम लिखवाया, और इसी वजह से मैं कोरिया में आया। बस एक गोल था मेरा, मैं खुद अपने हाथों से उन्हें मारना चाहता था। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। वो सोचता है पर अब बहुत देर हो चुका है। तभी देखते हैं वो तेहुन पर हमला करता है और कहता है, तेहुन सियोंग तुम बहुत ज़्यादा फास्ट हो, पर मौत तुमसे ज़्यादा फास्ट है। और तभी अब वो खतरनाक तरीके से एक स्लैश करता है, तेहुन का खून निकल आता है। तेहुन भी उसे एक खतरनाक तरीके से किक मारता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं योनू और हॉबिन ये सब कुछ देख रहे थे। हॉबिन जोशुआ के बारे में कहता है कि वो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्या तेहुन सच में उसे हरा पाएगा, उसका जख्म भी अब बढ़ चुका है। पर वो लोग ऐसे ही और कुछ करते उससे पहले ही तेहुन उनको कहता है, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम लोग यहाँ पे बस ऐसे ही देखने वाले हो, क्या तुम्हें जिन्हो ली का पीछा नहीं करना, या फिर तुम लोग भूल गए हो कि तुम लोगों को उसे आज ही डाउन करना है, देर मत करो और जाओ। और मन में सोचता है अब मुझे भी उसे सीरियसली लेना ही होगा। अब जोशुआ अपना शर्ट खोलने लगता है और कहता है, क्या मैंने तुम लोगों को कहा नहीं था, मैं तुम सबको आज ही यहीं पे डाउन करूंगा। तुम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बहुत जल्दी करूंगा। अगर कोई चीज मैंने अपने अंकल से सीखा है वो है कैसे मारते हैं। वो सब बस कहा करते थे अपने ओपोनेंट को एक पेपर की तरह या फिर कैनवास की तरह सोचो, जहाँ पे तुम पेंट कर सकते हो और तुम्हारे हाथ में जो चाकू होगा वो तुम्हारा ब्रश होगा।
बस उन पर स्लैश करते जाओ और मारते जाओ जैसे कि तुम कोई पेंटिंग कर रहे हो। पर वो और कुछ कहता उससे पहले ही हम देखते हैं तेहुन उसे और एक जोरदार किक मारता है। दूसरी तरफ योनो और हॉबिन अभी भी ये डिस्कस करे जा रहे थे कि उन लोगों को अब क्या करना चाहिए। पर तभी म्योनसंग को देखते हैं। वो देखता है और कहता है हमें पता नहीं है जिन्हों के साथ फाइट कैसा होगा, तो फिर तेहुन को इसे हैंडल करने दो। वो लोग कहते हैं म्योनसंग। म्योनसंग कहता है मैं बता सकता हूँ, उसकी आंखों में देख के बता सकता हूँ कि वो हारेगा बिल्कुल नहीं। अब इनको थोड़ा सा ताकत मिलता है और वो सबको तैयार होने के लिए कहता है। कुछ ही देर बाद योनो को ड्राइविंग सीट में देखते हैं। वो कहता है सब कोई तैयार होना। पर वो गाड़ी स्टार्ट करता उससे पहले ही हम देखते हैं जोशुआ भागते हुए उनकी तरफ नाइफ फेंकता है और कहता है क्या लगता है तुम लोगों को, कहाँ जा रहे हो तुम लोग। तेहुन भी उसे एक किक मारता है और कहता है मैं भी तुमसे यही पूछ सकता हूँ। और तभी वो उन लोगों को वहाँ पे भागने के लिए कहता है। जोशुआ अब हंसने लगता है। ये देख के तेहुन कहता है हंस क्यों रहे हो तुम ऐसे। वो कहता है क्या करूँ, तुम बस उन्हें दिखा रहे हो कि तुम कितना टफ हो, पर असल में तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो चुका है और शायद तुम्हें पता है कि तुम हार रहे हो। और अब हम देखते हैं तेहुन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसका जो ड्रेस था वो भी कई जगह से फट चुका है। और तभी जोशुआ अब उसे मारने के लिए आगे आता है। तेहुन अपने हाथों से उसे रोकने की कोशिश करता है और सोचता है अरे नहीं, वो सच में जानता है कैसे नाइफ को यूज़ करा जाता है। और तभी देखते उसके हाथ के चारों तरफ अब एक बहुत बड़ा सा स्लैश करता है जोशुआ, जिसकी वजह से उसकी हाथ ही कट जाता है। वो सोचता है मैं अपने हाथों को स्लैश करवाए बिना उसे ब्लॉक नहीं कर सकता। जोशुआ कहता है तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। तेहुन सोचता है अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। क्या उसे यूज़ करने के अलावा अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। और तभी हम कई सारे अलग अलग टेक्निक्स को देखते हैं और उसके सामने ही सुसियोंग को देखते हैं। मतलब कई सारे टेक्निक्स हैं जो कि शायद तेहुन सीख के आया है या फिर तेहुन के पास है जो कि अभी आने वाला है। और वो सोचता है पर जो भी हो ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम पोर्ट के पास देखते हैं सारे सामानों को लादा जा रहा है। वो फ़ोन पे हेसो को कहता है मुझे पता नहीं था तुमने इतने सारा माल छुपाया है, लगता है बहुत समय लगने वाला है। बाहर से आवाज़ आता है तुम अपना टाइम ले लो। वो कहता है वाओ तुम्हारा साउंड बहुत कॉन्फिडेंट है। हाँ वैसे तैयार हो जाओ, वो लोग आ रहे हैं। और तभी गाड़ी में हम हॉबिन, योनो और म्योनसंग को देखते हैं। वो लोग अब उस जगह पे पहुंच चुके हैं। तभी जिन्हो कहता है हेसु तुम श्योर हो ना, तुम उन सबको अकेला संभाल पाओगे। वो ये सुन के कहता है ये मेरे लिए इजी होगा, मुझे तो बस उन्हें मारना होगा, है ना। अब देखते हैं वो तीनों वहाँ पे पहुँच चुके हैं। योनो कहता है मुझे याद है हम लोग इस जगह पे पहले भी आ चुके हैं। हॉबिन कहता है हाँ मुझे बहुत गट फीलिंग हो रहा है कि वो लोग यही होगा। वैसे भी उनके पास आप कोई ज़्यादा चॉइसेस भी नहीं हैं। और तभी सामने देखते हुए कहता है नहीं छोड़ो ये सब, हाउ नाइस ऑफ हिम, लगता है कि हमारे लिए यहाँ पे वेलकम पार्टी का इंतज़ाम किया गया है। और तभी उनके गाड़ी के सामने हम हेसु को देखते हैं। वो लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कहता है आई एम सरप्राइज, तुम लोगों को पता था हम कहाँ आने वाले हैं, है ना हॉबिन। हॉबिन कहता है तुम लोग और कहाँ जाओगे, ऐसा नहीं कि भागने के लिए तुम्हारे पास लाखों चॉइसेस है। एनीवे मुझे बताओ जिन्हो कहाँ पे है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। अब हम देखते हैं जोशुआ तेहुन के ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है जिसकी वजह से तेहुन दूर जाके गिरता है। और अब वो उसे फिर से मारने वाला था, स्टैप करने वाला था, पर जोशुआ किसी तरीके से बहुत मुश्किल से उसकी अटैक को डॉज करता है और कहता है रुको, तुमने अभी कहा था ना तुम मुझे हेट करते हो, मैं भी तुम्हें हेट करता हूँ। वो उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और कहता है मुझे ये मत बताना कि ये तुम्हारे डैड के बारे में है। और ये सुनते ही जोशुआ को तेहुन के डैड की बात याद आता है और उसे गुस्सा आता है और वो उसे फिर से मारता है। ये देख के तेहुन कहता है हाँ मुझे लगा ही था। पर वो कहता है तेहुन सियोंग यू आर सो अनग्रेटफुल, तुम्हारे जैसे नॉर्मल लोग जिन्हें कि एक लविंग फैमिली मिलता है उनको पता नहीं होता है। तेहुन कहता है अगर तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। वो कहता है तुम्हारे जैसा नहीं, मेरे पास उनके एक भी सिंगल मेमोरी नहीं है। अब वो फाइट करने के लिए तैयार होता है। तेहुन उसकी फाइटिंग टेक्निक को देख के कहता है वो एक ट्रेडिशनल फिलिपिनो मार्शल आर्ट का यूज़ कर रहा है, इसे काली या फिर आर्निस के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं जोशुआ उसको मारने के लिए आगे आ रहा है और कहता है मेरे पास सच में मेरे पापा का एक भी सिंगल मेमोरी नहीं है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम इमेजिन करो कि क्या होता है फादर के बिना ग्रो होना, कैसा लगता है। वो उसके ऊपर अब एक के बाद एक अटैक करे जा रहा है
तेहुन भी कोशिश कर रहा है उसकी अटैक्स को रोकने की, वो कहता है, या फिर उनका साउंड कैसा होता है। पर तभी जोशुआ और एक अटैक करता है, उससे पहले ही हम देखते हैं तेहुन उसे पकड़ लेता है। पर जोशुआ यहीं पे नहीं रुकता, वो अपने बाएं हाथ से उसके पेट पे जोरदार एक मुक्का मारता है और कहता है, मैं तुम्हें मार डालूंगा। इमेजिन करो एक बार कैसा लगेगा जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे डैड को पता ही नहीं है कि तुम इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करते हो। उसकी अटैक की वजह से अब हम देखते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब हो चुका है। जोशुआ नहीं रुकता, वो एक के बाद एक अपने चाकू की मदद से उस पर हमला करे जा रहा है। जोशुआ कंटिन्यू करता है और कहता है, मेरे लिए डैड वो है, वो जिनके ऊपर बस मैं बदला लेना चाहता हूँ। एक के बाद एक उस पर वो अटैक करे जा रहा है, चारों तरफ से स्लैश करे जा रहा है। तेहुन सोचता है ये बुरा है, मुझे अब उस मूव का यूज़ करना ही होगा। अब देखते हैं जोशुआ उसे पकड़ता है, अपने नाइफ से उसे मार नहीं वाला था। पर तभी तेहुन कहता है, इतना एम्बेरेस फील करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने तो अपना सारा कच्चा चिट्ठा मुझे कह दिया है। ये सुन के जोशुआ उसे मारता, हम देखते हैं वो उसकी अटैक को रोक लेता है। जोशुआ कहता है, इम्पॉसिबल, ऐसा कैसे तुम कर सकते हो। और तभी देखते हैं तेहुन अपने हाथों से उसके छाती के वहाँ पे प्रेशर पॉइंट पे अटैक किया था। तेहुन सोचता है, मैंने बस इसे प्रैक्टिस पे यूज़ किया था। इस अटैक का नाम नाइफ एंड स्ट्राइक आरजू ड्रैगन स्टाइल है। उसकी इस अटैक की वजह से हम देखते हैं जोशुआ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। उसकी सामने से पीछे की हिस्सा तक ये अटैक आ चुका है, इस अटैक का पावर आ चुका है। इसकी वजह से जोशुआ पीछे खिंचकने लगता है, अपने छाती पे हाथ देते हुए कहता है, हाँ ये आखिर क्या चीज़ है। पर तेहुन सोचता है, मैं इस अटैक का यूज़ करके छोटा सा वीक अटैक भी नहीं कर सकता। आखिर मैंने क्या गलत किया है, मैंने भी तो वैसा ही किया जैसे कि पापा ने किया था। उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, ये सच में बहुत एम्बैरेसिंग है, एक मूव भी नहीं कर सकता। पर तभी उसे थोड़ा सा चक्कर आने लगता है, अपनी पैरों की तरफ देखता है, उसका शूलेस खुल गया है। वो सोचता है, क्या मेरा कुछ ज़्यादा ही खून बह चुका है। वो थोड़ा सा पास्ट की बात सोचने लगता है, दून की बात। वो उसका मास्टर था और दून उसको देख के और ऑब्जर्व करने के बाद ही बैक किक करना लगभग सीख ही गया था। तेहुन के पूछने पर वो बताता है बेसिक प्रिंसिपल के बारे में, अगर वो सही होगा तो कोई भी अटैक सही हो सकता है। और वो यानी तेहुन सियोंग एक प्रोडेजी है और साथ ही में वो उसकी इंस्ट्रक्टर है। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, हम देखते हैं तेहुन अपने शूलेस बांध रहा था और दून की बातें ही सोचे जा रहा है। पर तभी ऊपर हम देखते हैं जोशुआ जंप करके उसे मारने वाला ही था। तभी वो नीचे देखते हुए चौंकता है, आवाज़ आता है, हे इस बार मैं ये प्रॉपरली करूँगा। और तभी देखते हैं वो बिल्कुल अपने पापा जैसा ही अटैक करता और तभी एक खतरनाक किक जोशुआ के फेस पे मारता है। जोशुआ का खून निकल जाता है, वो नीचे की तरफ गिर जाता है। इस अटैक का नाम था स्ट्रेच किक ब्लैक टॉर्टॉइस स्टाइल। जोशुआ बहुत दूर जाके गिरता है, पर तेहुन अब यहीं पे नहीं रुकता, वो फिर से एक नया अटैक करने के लिए तैयार होता है। जोशुआ भी उसको मारने के लिए चिल्लाने लगता है। पर तभी जब वो सामने देखता है कि तेहुन हवा में, और तेहुन को तभी देखते हैं वो ताइक्वांडो का फ्लाइंग किक उसके ऊपर मारता है। ये किक बहुत ज़्यादा खतरनाक था जिसकी वजह से जोशुआ चीखने लगता है। वो बहुत बहुत दूर जाके गिरता है। अब तेहुन कहता है, ये तो इजी था, वर्मिलियन वर्ड स्टाइल। जोशुआ को नीचे गिरा हुआ देखते हैं। तेहुन देख के कहता है, तुम रो क्यों रहे हो। वो कहता है, मार डालो मुझे। तेहुन कहता है, नहीं, क्या तुम्हारे पास 500 ओन्स होंगे। ये सुन के वो कहता है, क्या। पर वो उसका पर्स निकालते हुए कहता है, छोड़ो भी, मैं खुद निकाल लूँगा। उसका मनी बैग देखते हुए कहता है, वाओ मैन, तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं। ठीक है चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि तुम्हारे पास काफ़ी सारे पैसे हैं। और तभी जाते जाते वो एक बात कहता है, तुम्हें पता है एक चीज़, तुम गलत हो सकते हो, तुम्हें उन्हें एक बार चांस देना चाहिए। एक बार उनसे मिलो तो जाके, शायद तुम ही कुछ गलती कर रहे हो। एक बार जाओ उस आदमी के पास जिसको लेके तुम्हारे अंदर इतना कंप्लेन, इतना गुस्सा भरा हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है पोर्ट के पास, देखते हैं एक बड़े से कंटेनर को अब नीचे गिराया जाता है। वहाँ पे तीनों बंदे यानी हॉबिन, योनू और म्योनसंग किसी तरीके से जंप करके बच जाते हैं। अब हॉबिन चीखते हुए कहता है, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विथ यू, तुम ऐसी चीज़ कैसे कर सकते हो। पर तभी वहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जिनके हाथ में नाइफ्स और बहुत सारे हथियार, वो उन सबको मारने के लिए आगे आ रहा था। तभी हॉबिन उन सबको देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, अब मैं पक चुका हूँ इन सब से। गाइस तुम बाकी सारे बंदों को देखो, पर मुझे तो इस बंदे ने चैलेंज करा है। हॉबिन के सामने येसु को देखते हैं, वो भी उसे लड़ने के लिए बुलाता है। हॉबिन भी तैयार होता है और सोचता है, जिन्हों अभी भी यहीं पे है, मैं आज इन सब का खात्मा यहीं पे करने वाला हूँ।
सो ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अगला एपिसोड